प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। ताबड़तोड़ कुछ खबरें एक ही दिन में। किसी-किसी दिन ऐसा होता है कि खबरों के लिए हम तरस जाते हैं कि क्या बोलें और किसी दिन ऐसा होता है कि खबरों पे खबरें इस तरीके की आती हैं कि जिनसे दिमाग घूम जाता है। विपक्ष जो है हमारे यहाँ पे आज जब देश हमारा पहलगाँव के बाद में इस तरीके के मुहाने पे खड़ा है कि 2 देशों के बीच में ठन गई है, 2 देशों के बीच में वॉर की नौबत आ गई है, मॉक ड्रिल होने जा रहा है, मॉक ड्रिल किया जा रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि अगर वॉर होती है, तो वॉर में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। उस समय विपक्ष का एकदम ऐसे बयान आना, इस तरीके का उनका बयानबाज़ी करना, जिससे ये पता लगता है कि ये जो है ये देश के खिलाफ है। आज जब पूरा देश एक हुआ है, एक उन्माद है, एक हलचल है देश में और हमारी गवर्नमेंट जो है काम कर रही है उस तरफ और ये लोग आकर के ऐसी-ऐसी बयानबाज़ियाँ करते हैं कि शर्म आती है। ये सोचते हुए कि विपक्ष का काम क्या होता है और ये हमारा विपक्ष किस तरीके का है, कितना डिस्ट्रक्टिव हमारा विपक्ष हो गया है। आगरा में अच्छा उससे पहले मैं एक थोड़ा-सा बैकग्राउंड पे एक घटना बताऊँगी कि 1962 में चाइना वॉर हुआ था और उस समय जो कम्युनिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था चाइना का और उन्होंने इतना सपोर्ट किया चाइना का कि उन्होंने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि भई आप सरेंडर कर दो भारत, आप सरेंडर कर दो। चाइना गलत नहीं है, चाइना बिल्कुल सही है और आप माफ़ी माँगो। मुझे जब ये पता लगा तो मतलब जब मैंने पढ़ा था तो मुझे उस समय भी बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने कहा हाउ कम? ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने ही देश के लोग अपने ही देश को इतना नीचा दिखा देंगे, इतना नीचा गिरा देंगे? लेकिन ये हुआ है। 1962 के चाइना वॉर में ये हुआ है। अब मैं आती हूँ आज के टाइम पर। आगरा में एक ज्वेलर है योगेंद्र चौधरी हुआ करते थे। उनका मर्डर हो गया, लूट-पाट हो गई उनकी दुकान पे, उसके बाद में उनका मर्डर कर दिया गया। और 2 लोग अमन यादव और शाहरुख खान, उनका नाम आया। अमन यादव का एनकाउंटर हो गया जिसमें वो मर गया और शाहरुख खान एब्सकॉन्डिंग है, वो फरार है। और अखिलेश यादव ने इस समय आकर के मोर्चा सँभाल लिया इस चीज़ को लेकर के क्यों? क्योंकि उसमें एक यादव था इन्वॉल्व है। और अखिलेश यादव ने आके सीधे क्लीन चिट दे दिया और बोला कि ये जो एनकाउंटर हुआ है ये फर्जी हुआ है। पहलगाँव पर मैंने पूरा जाकर के एक्स हैंडल अखिलेश यादव का खंगाला है लेकिन मुझे कोई ट्वीट नज़र नहीं आया आज तक। पहलगाँव के फ़ेवर में कोई भी ट्वीट मुझे आज तक नज़र नहीं आया है। पीडीए वो हर ट्वीट में अपने कर रहे हैं और मुस्लिम वोट का उनको डर है कि मुस्लिम का जो वोट बैंक है उनके हाथ से खिसक जाएगा और यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान में मुसलमान हैं। टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है मगर फिर भी हर टेररिस्ट मुसलमान ही क्यों होता है? इसीलिए इसीलिए अखिलेश यादव ने अपने वोट बैंक के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया है उन 28 लोगों के लिए जिनकी जानें चली गई पॉइंट ब्लैंक रेंज से जिनको मारा गया है। याद दिला दूँ आप सभी को एक बार फिर से पहलगाँव में जो अटैक हुआ था, जो जेनोसाइड हुआ था, वहाँ हिंदुओं से पूछा गया था जो टूरिस्ट थे, उनसे पूछा गया था कि कलमा पढ़ना आता है? उन्होंने कहा हमें कलमा पढ़ना नहीं आता है। हिंदू हो? हाँ, हिंदू हैं। इतना बताने के बाद में उनकी पैंट्स खोली गई, ट्राउज़र्स खोला गया और उनके गुप्त अंग जो हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो देखे गए, उसके बाद उनको शूट कर दिया गया। और बिलीव मी विश्वास करिए मेरा अगर इस्लाम में कुछ ऐसा औरतों के साथ में भी कुछ इस तरीके का होता, तो उनके भी कपड़े उतार करके चेक ज़रूर किए जाते। और आप ये सोचिए कि क्या होता अगर औरतों के साथ में उनके भी कपड़े उतार करके चेक किया जाता कि तुम्हारे साथ कुछ इस तरीके का जो इनकी प्रैक्टिस होती है अगर है कि नहीं है। नहीं मिलती तो औरतों को भी शूट कर दिया जाता वहाँ। तो अखिलेश यादव जो हैं अपने इस वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव ने एक भी ट्वीट अभी तक नहीं किया है, ना उसके बारे में कुछ बोला है। इनफैक्ट जब किसी ने उनसे ये पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कार्रवाई कर रही है पीओके के पीओ पीओके को लेने के लिए, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? तो अखिलेश यादव ने बहुत बेशर्मी से और एकदम पटाक से उन्होंने कहा, पीओके की तरफ देखना भी मत। तुम अगर पाक या पाकिस्तान कश्मीर पर चढ़े, तो चाइना तुम पर चढ़ जाएगा, तुम दिक्कत में आ सकते हो। ये कौन-सी भाषा है? ये तो वही कम्युनिस्ट वाली भाषा है ना जिसमें उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया था कि चाइना गलत नहीं है, माफ़ी माँगो, घुटने पे आ जाओ, समर्थन करो चाइना का। और अखिलेश यादव के बारे में थोड़ा-सा एक रिवीजन।
अखिलेश यादव सैनिक स्कूल के प्रोडक्ट हैं। मुझे नहीं पता कि सैनिक स्कूल के में इनके साथ जो पढ़े हुए इनके जो क्लासमेट्स हैं, इनके जो टीचर्स हैं, इनके जो प्रिंसिपल हैं, वो इस समय इनके बारे में क्या सोचते होंगे? क्या ये उस समय भी इसी तरीके के थे? सैनिक स्कूल का सिर्फ़ एक ठप्पा लगा कर के रह रहे थे? और उसके बाद में इनके जो फादर थे मुलायम सिंह यादव, वो डिफेंस मिनिस्टर थे भई, वो रक्षा मंत्री थे और रक्षा मंत्री का बेटा जो है इस तरीके की बातें कर रहा है। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वीडियो वायरल है, गूगल पे जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी वो वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर अखिलेश यादव ने अपने पिताजी को दड़िया दिया था। खुलेआम सबके सामने इस तरीके से दड़ियाया था। वो एक ऐसा चीज़ है जो हिस्ट्री में चला गया है और सोशल मीडिया का ज़माना है, वो चीज़ें कभी छुप नहीं सकती हैं। और ये जो अखिलेश यादव ने एक जो लाइन बोली है ना, इस लाइन से पूरा का पूरा उनका जो मकसद था ना, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को डिमोरलाइज़ करने का था। हमारे जो सैनिक हैं, उनको डिमोरलाइज़ करने का था और साथ में हमारी जो जनता है, जो इस समय एक उफ़ान पे है, जनता जो इस समय अ, इतना ज़्यादा इस समय जज़्बे में है, उसको डिमोरलाइज़ करने के लिए ये बोला गया था। और मैं समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, कोई भी हो, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये किस तरीके के आपके नेता हैं? ये जो नेता हैं, ये देश को आज ज़रूरत है एकजुट होने की और ये नेता किस तरीके की बातें कर रहे हैं और आप कैसे इनको सपोर्ट करते हैं? आपका मन कैसे करता है इनको सपोर्ट करने का? इनके साथ पार्टी में रहने का? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और चाइना की जहाँ तक बात है तो जो 65 का वॉर हुआ था और 1971 का जो वॉर हुआ था, उसमें भी जब इंडो-पाक जो वॉर हुआ था तो उसमें भी चाइना ने कुछ नहीं बोला था। वो एकदम म्यूट था, साइलेंट था। इवन कारगिल का भी जो वॉर हुआ था, कारगिल के वॉर में भी चाइना का कोई भी स्टैंड पाकिस्तान के फेवर में नहीं था, वो एकदम साइलेंट था। उसने कुछ भी नहीं बोला था। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो चाइना ने पहलगाँव जेनोसाइड जो हुआ है, उसको कंडेम किया है। और अखिलेश यादव उसी चाइना की धमकी दे रहे हैं कि तुम दिक्कत में आ जाओगे। मतलब हद होती है और अखिलेश यादव जो है, ये वही हैं जिन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे जो हैं वो वापस ले लिए थे। 14 आतंकवादियों के 21 मुकदमे इन्होंने वापस ले लिए थे और इससे नाराज़ होकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया था क्या इनको पद्मश्री दे दिया जाए? क्या इनको पद्मश्री भी हम दे दें? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराज़ होकर के बोला था। ये बात अलग है कि बाद में जो है इनको सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया था। और ये किसके सपोर्टर्स रहे हैं? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आज़म खान, ये सारे के सारे जो है ना इनको वोट लाके देते थे। इस वोट के चक्कर में आकर के देश जाता है तो जाए, देश खत्म होता है तो हो, लेकिन इनका वोट जो है इनके हाथ से खिसकना नहीं चाहिए। आज पूरा देश एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा है जहाँ पे हम एक हैं, हम एकजुट हो रहे हैं। वो जो एकजुटता है वो अखिलेश यादव जैसे लोगों को पसंद नहीं आ रही है। अभी राबड़ी देवी का एक उन्होंने एक स्पीच दिया था डायस पे बाकायदा खड़े होकर के उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी का गला काटने वाले बहुत सारे हमारे पास में हैं। अपने पूरे कुनबे को बचाने के लिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया और अखिलेश यादव भी उसी तरीके से चलते हैं। अखिलेश यादव भी कोई नई चीज़ नहीं है। दूसरी खबर है राकेश टिकैत के बारे में जिनकी पगड़ी जो है उन्होंने खुद अपने हाथ से हाथ लगा कर के उछाल दी या फिर उस समय झटके में निकल गई और पगड़ी पहनने का तो उनका कुछ बनता नहीं है क्योंकि उस बेल्ट में जो लोग होते हैं वो पगड़ नहीं पहनते हैं, वो टोपी पहनते हैं। उनके जो पिताजी हुआ करते थे वो टोपी पहना करते थे और ये इन्होंने आकर के अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन्होंने पगड़ी पहन ली और कभी ये सरदार बन जाते, कभी मुसलमान बन जाते, पता नहीं क्या-क्या बन जाते हैं सिर्फ एक पगड़ी के लिए। इस पगड़ी का अपमान राकेश टिकैत अपने आप करते हैं। और राकेश टिकैत ने दिल्ली ईस्ट में तमाशा करने का, आंदोलन करने का बीड़ा उन्होंने उठाया है और संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली वेस्ट में, उन्होंने बीड़ा उठाया, अपने कंधे पे उन्होंने ले लिया कि हमको आंदोलन करना है और किसी भी तरीके से हमें जो है, ये जो इस समय डेवलपमेंट हो रहा है, वॉर को लेकर के उसको हमको बंद करना है, खत्म करना है क्योंकि उनके चाचा, मामा, मामे जो हैं, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और इन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर जाएँगे, दिल्ली में घुसेंगे और वैसे ही घुसेंगे जैसे उन्होंने जब लाल किले पे लाल किले की प्राचीर पे चढ़ करके हमारे तिरंगे का अपमान किया था और लाल किले को इन्होंने गंदा कर दिया था और दिल्ली की सड़कों को इन्होंने रौंद डाला था। ये चाहते हैं कि रिवाइंड में वो जाकर के फिर से वही चीज़ करें, जो कि मुझे लगता है कि अभी पॉसिबल नहीं होने वाली है और इनका ये कहना है कि जो ये रेलवे लाइन्स हैं
इस पर आकर धरना देंगे, इस पर आकर आंदोलन करेंगे, रेलवे ट्रैक जो है उनको रोका जाएगा और रेलवे की अगर मैं बात करूँ तो ऑफ लेट अभी इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे कि जो रेल्स हैं उनके ऊपर जो है पत्थरबाजी हुई है, रेलवे ट्रैक्स को तोड़े गए हैं, उनके ऊपर कुछ ऐसे बोल्डर्स रख दिए गए हैं, एक छोटी-सा सिलेंडर भी रख दिया गया था, लकड़ी का लठ रख दिया गया था, जिससे कि किसी तरीके से जो है ट्रेन डिरेल हो के गिर जाए और पलट जाए और लोगों की उसमें मौतें हों। और उसके बाद में पत्थरबाजी तो ऐसे होती है जैसे लगता है कि आप ये लोग बैठ करके अपना जो लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट करते हैं, उस तरीके से लोग पत्थरबाजी करते हैं। इनके लिए मतलब इनके सिस्टम में घुस चुका है और जब युद्ध का समय होता है, वॉर टाइम जब होता है, तो उस समय ट्रेन्स कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और ट्रेन्स में हमारे जो जवान होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं। जो टैंक्स होते हैं, उनको यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जाता है और ये लोग ट्रैक्स को उखाड़ देने की बात कर रहे हैं, ट्रेन को ना चलने देने की बात कर रहे हैं, ट्रैक पर लेट जाने की बात कर रहे हैं और एक चीज़ मैं याद दिला दूँ आपको 1971 में जब वॉर हुआ था तो हम आज़म खान, अखिलेश यादव के लाडले दुलारे आज़म खान, वो जो हैं उस समय यंग हुआ करते थे, उनको जवानी का जोश था उनके ऊपर और लेकिन जो जज़्बा था अपने मुसलमान होने का पाकिस्तान का फ़ेवर करने का, वो ज़बरदस्त उस समय भी था उनका। इस समय वो जेल में हैं, लेकिन उस समय की मैं बात बता रही हूँ जब वो रामपुर में हमारी फ़ौज की जो है जब ट्रक्स जहाँ से जा रही थी, हमारे ट्रक्स जो हैं उसमें बैठे हुए थे हमारे फ़ौजी ऑप्स हमारे बैठे हुए थे और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने पूरी सड़क की सड़क पूरी खोद डाली थी। पथराव किया था, खोद डाली थी उन्होंने सड़क की और ये बोला था उन्होंने कि ये सारे फ़ौजी जो हैं हमारे मुसलमान भाइयों को मारने के लिए जा रहे हैं। यही आज़म खान जो है अखिलेश यादव के दुलारे हैं, प्यारे हैं और इन्हीं पे अखिलेश यादव का दिल जो है वो धड़कता है, अखिलेश यादव का मन जो है बहकता है उन्हीं को लेकर के। और टिकैत जो है टिकैत अब क्या कर रहे हैं, टिकैत इस समय जो है ट्रेन जिहाद करने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक आह्वान कर दिया है कि वो और स्पेशली 7 तारीख को आप सोचिए कि आज आज जो है यहाँ आज सब जगह पूरे देश में जो है मॉक ड्रिल होने वाली है और पंजाब जो है वो बॉर्डर एरिया में आता है, वहाँ पे बैठ कर के वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं और 1971 में ऐसा हुआ था और अब है 2025 मतलब 55-56 साल करीब 55-56 इयर्स करीब हो गए और हमारा देश आज तक नहीं बदला है। आज भी वही कीड़े-मकोड़े अपना अलग-अलग रूप लेकर के, अलग-अलग स्पीशीज़ में आकर के देश को खोखला करने के लिए, देश को खराब करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, आज भी फन उठा कर के बैठे हुए हैं ये साँप और बिच्छू हमारे बीच में हैं ये लोग। और एक वो छोटे से अदने से हैं अजय राय। अजय राय जो है बनारस से अच्छे खासे वोट उनको क्या मिल गए कि उनको लगा कि वो तो प्राइम मिनिस्टर ही बन गए हैं। उन्होंने हमारा जो राफ़ेल जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी जो ताकत है, उसको लेकर के उन्होंने एक रील जैसा कुछ बनाया है जिसमें उन्होंने नींबू मिर्च वगैरह टाँग दिया है और साथ में एक प्लास्टिक का राफ़ेल की शेप में एक खिलौना लेकर के उसको दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान में मैंने ये देखा था कि पाकिस्तान की मीडिया जो है, इस चीज़ का बहुत मज़ाक उड़ा रही है, इस चीज़ का बहुत मज़ा ले रही है। कि कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, वो एक रफ़ाल को लेकर के नींबू मिर्ची लटका करके और उसके साथ में उन्होंने एक रील बनाई है। अब हम आते हैं थोड़ा-सा पंजाब की तरफ में क्योंकि भगवंत मान ने वो काम किया है और मैं हमेशा एक चीज़ ये कहती हूँ कि जो भी मैग्सेसे अवार्ड वाले लोग हैं ना, उनसे बच कर के रहना चाहिए। उनसे 10 कदम की दूरी रखनी चाहिए क्योंकि मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों ने भारत को खोखला किया है, भारत को उन्होंने खत्म करने की पूरी कोशिश किया है। गवर्नमेंट का एक समझौता था सिंधु जल समझौता, जिसको कि रद्द कर दिया गया है और पाकिस्तान का पानी जो है ऑन ऑफ करके रोक दिया गया है। और इसके जवाब में मतलब ये 2 देशों के बीच की बात है जबकि हिंदुस्तान ने अ, जो सिंधु जल समझौता था इंडस वाटर ट्रीटी जो था, उसको उन्होंने रोक दिया है, उसको उन्होंने खत्म नहीं किया, रद्द नहीं किया है। रोक दिया है और पानी जो है पाकिस्तान में जाना बंद हो गया है, तो यहाँ पे खुजली मची भगवंत सिंह मान को, तो भगवंत सिंह मान ने पंजाब से जो पानी हरियाणा जाता था, उसको रोक दिया है। और 4 डैम्स हैं
और 4 डैम्स में से जो एक भी बूँद उन्होंने कहा कि हमारे पास 4 डैम से एक भी बूँद हम हरियाणा में हम नहीं जाने देंगे और पानी कितना देना है हरियाणा को, ये सारा का सारा सेंटर का एक बना हुआ बॉडी है जिसमें व्यास प्रबंधन बोर्ड जिसको बोला जाता है। उसमें डिसाइड कर दिया गया है कि कितना पानी हरियाणा को पंजाब देगा और कितना पानी हरियाणा को नहीं देगा और 2010 में कांग्रेस ने ये एक्ट बना करके पार्लियामेंट में पास किया है। आई रिपीट माई सेल्फ, 2010 में कांग्रेस ने इस एक्ट को पार्लियामेंट में पास किया है और उसके बाद में लागू होते होते इसको 2021 में जाकर के करीब लागू हुआ है। कांग्रेस का बना हुआ था ये, जिसमें कि ये डिसाइड हुआ था कि पानी जो है पंजाब हरियाणा को कितना देगा कितना नहीं देगा, वो सारा का सारा जो है व्यास प्रबंधन बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है, वो जो कि सेंटर के अंडर में है। और डैम जो है वो सेफ्टी एक्ट जो है, डैम सेफ्टी एक्ट जो है उसके लिए भी सेंटर जिम्मेदार है, सेंटर ने वो अपने ऊपर लेकर के रखा है। भगवंत मान ने क्या किया, भगवंत मान ने असेंबली में एक लॉ बनाया और लॉ बना करके उसको पास करवा दिया और सारे विपक्ष साथ में खड़े हो गए और भगवंत सिंह मान को लगा कि वाह 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 मैंने क्या काम कर दिया, सारा का सारा विपक्ष मेरे साथ में हो गया। और आप ये सोचिए, सेंटर का जो लॉ बना हुआ था, सेंटर ने जो कानून बनाया था उसको फोरगो करके स्टेट लॉ लेकर के चले आए हैं भगवंत सिंह मान। हाउ इज इट पॉसिबल? ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के हाथ में घूमते हैं और यहाँ पे ये लोग सेंटर लॉ हमेशा जो स्टेट लॉ के अबव होते हैं उसके ऊपर होता है और इन्होंने बड़े आराम से आकर के जो है अपने असेंबली में एक लॉ पास करा दिया और विपक्ष ने भी जो वहां पे बैठे थे बेवकूफों की तरह उन्होंने भी यस 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 करके उन्होंने जो है बोल दिया और भगवंत सिंह मान ने सबको के थैंक यू बोला है, थैंक यू बोला है कि आपने मेरा साथ दिया है। और जो ये कंट्रोवर्सी क्या है, हिमाचल में एक भाखड़ा करके एक विलेज है, एक गांव है और उसी के नाम पे भाखड़ा नाम पड़ा है इस डैम का और वो गोविंद सागर सरोवर है, उसका रिजर्वायर मतलब पानी पूरा का पूरा हिमाचल में एक रिजर्वायर है, ढेर सारा वहां पे पानी जमा होता है और नंगल जो है पंजाब में एक छोटा सा टाउन है। तो इन दोनों को मिलाकर इस दोनों को मिलाकर भाखड़ा नंगल डैम बोला गया है और ये जो नंगल पंजाब में जो डैम है बहुत छोटा सा डैम है वो, लेकिन इन दोनों को मिलाकर भाखड़ा नंगल डैम कर दिया गया था। और उसके बाद में मान ने क्या किया था कि 2-3 दिन पहले मान ने अपने एक मंत्री को भेजा और नंगल पे, क्योंकि नंगल जो है वो नंगल डैम जो है वो पंजाब में आता तो नंगल डैम पे भेजा और उस मंत्री ने जाके वहां पे ताला लगा दिया और ये उस जगह पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ताला लगा दिया जहां से कि पानी छोड़ा जाता है और वहां पे अपने स्टेट पुलिस के जवानों को खड़ा कर दिया कि कोई ताला खोलने ना पाए, कोई ताला तोड़ने ना पाए। ये क्या गुंडागर्दी है ये, मतलब जो लॉ जो है वो सेंटर का बना हुआ है और कांग्रेस ने बनाया है, ये अभी का लॉ नहीं है, कांग्रेस ने बनाया है 2010 में जिसको लागू करते करते 2021 हो गया और 2021 में जो है मोदी गवर्नमेंट आ गई। तो इन लोगों को इतनी जलन, इतनी चिढ़ और इतना इन लोगों का दिमाग जो है किस आसमान पे चला जाता है मुझे समझ में नहीं आता है। भाई साहब ने जाकर के वहां पे जो है एक आदमी को अपने एक मंत्री को भेज के उस पॉइंट पर ताला लगवा दिया जहां से कि पानी रिलीज किया जाता है और साथ में पंजाब की पुलिस जो है उसको तैनात कर दिया था वहां। सेंटर के अगेंस्ट पे जा रहे हैं आप। अच्छा ये सारा हो गया तो भाई कांग्रेस पीछे कैसे रहेगी, कांग्रेस ने भी अपना जो सुक्कू जो है वो भी इस पे कूद पड़े। अरे भाई ये बात जो है ना पंजाब और हरियाणा के बीच की है, ये वहां की बारात है और उस बारात में पता नहीं क्यों सुक्कू आकर के जो भंगड़ा करने लगे थे, उनको क्या प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन ये मैं वही बोलूंगी कि ये कांग्रेस का जो एक जर्म है ना, एक जो कीड़ा है, एक जो उस कीड़े ने सारी पार्टीज को डंक मार दिया है। और आखिरी में मल्लिका अर्जुन खड़गे, उन्होंने आकर के इतना बेगैरत, इतना बेहुदा और उन्होंने आकर के इतना इररिस्पॉन्सिबल अपने एक स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को पता था कि 3 दिन पहले ही पता चल गया था कि वहां पे क्या होने वाला है और इसीलिए जो है नरेंद्र मोदी 3 दिन अपनी जान बचाने के लिए कश्मीर नहीं गए। मल्लिकार्जुन खड़गे को ये बता देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नरेंद्र मोदी जो है उनकी एक मीटिंग थी प्रेसिडेंट मुर्मू के साथ में
और वो मीटिंग इसलिए थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था प्रेसिडेंट मुर्मू को, उसके लिए डिस्कशन के लिए मोदी जी कश्मीर नहीं गए थे, उन्होंने अपना जो ट्रिप थी वो वहां पे उन्होंने जाके अपनी कैंसिल कराई थी। मल्लिका अर्जुन खड़गे कितने साल बचे हैं आपकी जिंदगी के? ज्यादा नहीं बचे हैं, मगर इस तरीके से झूठ बोल करके, इस तरीके से आग लगा करके जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे ना, तो आपकी आत्मा भी शांति में नहीं रह पाएगी, भटकती रहेगी वो। और राहुल गांधी को आके परेशान करेगी, आई एम श्योर फॉर दिस थिंग। राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए कि भाई वो क्या कहलवा रहे हैं, क्या बुलवा रहे हैं। और जहां तक ये बात है कि भाई 10 जनपद जो है उसको हमेशा से प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी जी के साथ में रही है। और इसकी शुरुआत जो है सोनिया गांधी ने किया था, जब उन्होंने 2007 में 2007 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे, तब उन्होंने कहा था मौत का सौदागर। और उसके बाद उनके जो नौनिहाल हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा था अ, खून की दलाली करने वाला। खून की दलाली करने वाला मतलब मोदी को लेकर के कांग्रेस बहुत ज्यादा क्रूएल है, बहुत ज्यादा क्रूर है। और इतना ज्यादा उनके मन के अंदर रणदीप सुरजेवाला की मैं अगर बात करूं, तो रणदीप सुरजेवाला ने ये बोला कि उस समय उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि 40 सीआरपीएफ के जवान जो है वो शहीद हो गए थे और मोदी उस समय शूटिंग करने में बिजी थे। एक डॉक्यूमेंट्री सी आई थी डिस्कवरी पे मेरे ख्याल से, जिसमें मोदी जी जो है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है वो कौन उनके साथ में थे, काफी अच्छा बोलते हैं, काफी अच्छा उनका प्रोग्राम आता है। तो उनके साथ में मोदी जी एक प्रोग्राम, एक डॉक्यूमेंट्री सा शूट कर रहे थे नैनीताल के आसपास में, जहां पर कि उस समय कोई भी नेटवर्क नहीं था, तो मोदी जी को पता नहीं था। लेकिन मोदी जी ने पुलवामा के लिए क्या किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ले दे करके अगर मैं बात करूं, तो ये सारे के सारे लोग जो है ना एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। देश को इस समय, जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम सब एक होकर के रहें, हम सब एक होकर के बात करें, उस समय जो है इस तरीके की हरकतें करना, इस तरीके की बयानबाजी करना, ये इन्हीं की क्या कहते हैं वो पट्टियां खोलता है, ये इन्हीं को एक्सपोज करता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।